A very good evening, students. Welcome to our daily session of current affair revisions through MCQ series. So today we are revising the MCQs from 24th of July. So let's move on to the first question. And what is the first question? So it is asking basically who has been selected for the Lokmanya Tilak Award. So Lokmanya National Award दिया जाता है for the outstanding contribution to India's national security. तो किसी पर्सन को क्या है, उनकी पूरी लाइफ किस चीज पे बीत गई है, टू कंट्रीब्यूट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, राइट. तो उस चीज को क्या है, सम्मानित करने के लिए किसी को सिलेक्ट किया गया फॉर द कैटेगरी ऑफ लोकमान्य तिलक अवार्ड. तो आपने बताना हु हैज बीन सिलेक्टेड. So as you can see in the picture, so Ajit Doval ji has been what selected for this outstanding award. तो थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ते हैं. So it is saying that Ajit Doval has been selected for the Lokmanya National Award for the contribution to India's national security, right? And why? Who is this person? तो ये क्या है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है. जिनका काम क्या है, टू गाइड ऑन द इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज ऑफ द कंट्री, राइट. सो ये आपने याद रखना है. देन थोड़ा सा हम लोकमान्य तिलक के बारे में पढ़ते हैं. सो लोकमान्य तिलक बेसिकली व्हाट, बाल गंगाधर तिलक जी जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे, एंड जिनको क्या है, पॉपुलरली ही वाज नोन एज लोकमान्य, राइट. तो ये टाइटल उनको मिला था एंड उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है. सो दिस अवार्ड फॉर दिस ईयर इज बीइंग गिवन टू अजीत डोवाल. तो आपने ये याद रखना है. सो सम अदर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जो इस ईयर अनाउंस किए हैं, उनका इस पेज पे डिटेल में मेंशन है. यू कैन रीड एंड रिवाइज ऑल द इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स. जैसे इस साल का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, राइट. वो सब चीज़ें आपने याद रखनी है. इस साल का MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला, दिस इज इम्पॉर्टेंट. So Srinivas Rao is the person who has been given the this year's Swaminathan award, right? And who is Swaminathan? तो MS स्वामीनाथन के ऊपर क्या है, उनके नाम के ऊपर this award is being awarded every year. And who is MS स्वामीनाथन? He is what, the father of green revolution in India, right? And comment section में आपने बताना है who is the father of white revolution in India. एंड ये क्वेश्चन हमने उस दिन भी डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे अमूल से रिलेटेड एक न्यूज़. तो जब आई वाज टेलिंग यू कि अमूल दुनिया का सबसे बड़ा कर्ड प्लांट लगाने जा रहा है, राइट. तो मैंने आपको बताया था कि अमूल दुनिया का सबसे बड़ा कर्ड प्लांट फैक्ट्री कहाँ पे लगाने जा रहा है, वेस्ट बंगाल में. तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था हु इज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर देना. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. So question number 2 is an important day which is celebrated in the month of July. So it is asking कि National Broadcasting Day किस दिन मनाया जाता है. तो याद रखना है National Broadcasting Day is celebrated on July 23rd, right. थोड़े से रिवाइज करते हैं पुराने डेज जो हमने जुलाई में करे थे. तो 1 जुलाई को क्या किया था, 1 जुलाई को 2-3 दिन होते हैं इंपॉर्टेंट. एक तो क्या है, SBI का फाउंडेशन डे है, और 1 जुलाई को ही क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे होता है. इसी दिन क्या है, डॉक्टर्स डे भी होता है, राइट. इसी दिन क्या है, GST इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसको GST डे के थ्रू भी एज अ GST डे भी सेलिब्रेट करते हैं, राइट. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 17 जुलाई. एंड 17 जुलाई को क्या था, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस. एंड इस दिन क्यों मनाते हैं ये भी हमने डिटेल में बहुत बार डिस्कस कर लिया. दैट वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन क्या है, रोम स्टैट्यूट साइन हुआ था 1998 में, राइट. दिस वी हैव डिस्कस्ड. देन वी हैव डिस्कस्ड कि 18 जुलाई को क्या है, हम नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं, राइट. देन इसके अलावा क्या डिस्कस किया था, 26 जुलाई को, on 26 July we celebrate what, Kargil Divas, to commemorate and to remember the sacrifice of all those soldiers who have given their life for the cause of country,
राइट नाउ आज की क्लास में वी आर डिस्कसिंग व्हाट 23 जुलाई को क्या मना रहे हैं, तो याद रखना नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। सो आई होप आपको सारे डेज याद थे, बिकॉज हर क्लास में जब भी कोई एक इम्पॉर्टेंट डे आता तो मैं आपको पुराने सारे डेज रिवाइज करती हूँ, तो आपको क्या है मल्टीपल रिवीजन से याद हो गए होने चाहिए। तो आपने भी रिवाइज करने, वेन एवर यू सी वन डे यू शुड रिवाइज ऑल द इम्पॉर्टेंट डेज। सो इट इज इस स्लाइड पे भी सारे इंपॉर्टेंट डेज लिखे हुए हैं जुलाई को, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे, सीए डे, सीबी एसबीआई फाउंडेशन डे, राइट। 4th ऑफ जुलाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 4th ऑफ जुलाई इज सेलिब्रेटेड इन यूएसए। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या था, यूएसए का इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में सेलिब्रेट होता है 4th ऑफ जुलाई। फ्रांस भी अपना कोई डे सेलिब्रेट करता है एज इंडिपेंडेंस डे, तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से दिन को फ्रांस अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, right? So that date is also famous. 4th July is famous for USA, right? Then we have discussed about this World Day of International Justice, Nelson Mandela Day, right? ये सब हमने डिस्कस कर लिए, तो आपको रिवाइज हो गए होंगे। हाँ, we have also प्रीवियस क्लास में हमने नेशनल फ्लैग डे भी डिस्कस किया था, राइट। एंड व्हेन इज नेशनल फ्लैग डे? 22nd of July. So okay, let's move on to the next question. So again, this question is related to Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, right? So it is saying that which famous slogan is associated with Lokmanya Bal Tilak. तो 4 important famous slogans हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, आपने बताना है तिलक जी का famous जो slogan था वो कौन सा था। As you can see in the picture, so it is saying that Swaraj is my birthright and I shall have it. This is the slogan of Lokmanya Tilak, राइट। एंड डू और डाई किसका था? तो ये गांधी जी का था। तो गांधी जी ने एक पर्टिकुलर मूवमेंट जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें वो बोल रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उसमें उन्होंने कंट्रीमैन को क्या एक स्लोगन से एड्रेस किया। उन्होंने कहा ये डू और डाई सिचुएशन है, इसके बाद में हम और कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं करेंगे, अब तो यहाँ आज़ाद हो जाएंगे, यहाँ आज़ादी की जंग में क्या है मर जाएंगे। सो इट इज़ अ डू और डाई सिचुएशन। किस मूवमेंट के लिए बोला था गांधी जी ने? क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड ये मूवमेंट कौन से ईयर में थी? इट वॉज इन 1942, राइट। सो देन जय जवान जय किसान, ये क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी का स्लोगन था। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जय जवान जय किसान और इसके आगे किसी ने ऐड किया था जय विज्ञान, मतलब जय साइंस, ये किसने ऐड किया था? तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जय जवान जय किसान तक तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने ऐड किया था, ये आपने मुझे बताना है। एंड लास्ट इज व्हाट? इनकलाब जिंदाबाद, तो ये किसने फेमस किया था? दिस वॉज अ स्लोगन फेमस बाय भगत सिंह। लेकिन ये जो इनकलाब जिंदाबाद है ये नारा फेमस इन्होंने किया, लेकिन हु हैज रिटन दिस थिंग, तो वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। राइटर और है, लेकिन फेमस करने वाली पर्सनैलिटी कौन है? भगत सिंह है, राइट। सो आई होप आपको क्लैरिटी होगी सारे स्लोगन्स के बारे में। तो वी वर टॉकिंग कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट इज द स्लोगन ऑफ तिलक, एंड पॉपुलरली ही वॉज नोन एज लोकमान्य and Bal Gangadhar Tilak. So there was a Bal Pal Trinity, Bal Pal Trinity, जिसमें who was this Lal, Bal and Pal. लाल कौन था? लाला लाजपत राय। बाल वॉज बाल गंगाधर तिलक एंड पाल वॉज बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों की ट्रिनिटी को क्या बोलते थे? लाल, बाल एंड पाल, राइट। सो तिलक जी के बारे में 2-3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका डेट ऑफ बर्थ इज मेंशनड एंड रत्नागिरी में उनका जन्म हुआ, महाराष्ट्र में। और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। देन उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। वन न्यूज़पेपर का नाम था केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज में था, और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम था महरट्टा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, टू स्प्रेड द नेशनलिस्ट आइडियाज एंड अपोज द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए एंड जो है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए ये 2 न्यूज़पेपर उन्होंने चलाए थे, राइट। सो आई होप जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस करी है आपको समझ आ गई होगी। So let's move on to question number 4. So it is saying that the Mini Nandi Farmer Prosperity Scheme 2026. Mini Nandi
सो मिनी नंदी फार्मर प्रोस्पेरिटी स्कीम ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुई है, तो ये याद रखना है, ये दिस इज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या है, फार्मर्स के लिए एक स्कीम लेके आए हैं, मिनी नंदी फार्मर प्रोस्पेरिटी स्कीम, जिसमें क्या है वो फार्मर्स को क्या है पुश कर रहे हैं टू गो फॉर डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप। दे आर सेइंग कि आप डेयरीज खोलो एंड उसके लिए क्या है गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, राइट, टू ओपन दैट डेयरीज। तो उसके लिए पुश करने के लिए क्या है, मिनी नंदी फार्मर प्रोस्पेरिटी स्कीम आई है इन द स्टेट ऑफ एमपी। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, तो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है। Okay, next question. Let's move on to the next appointment, which is very very important. तो नीति आयोग के new CEO, Chief Executive Officer, तो new CEO has been appointed of the नीति आयोग in July 2026. तो who is the person who has been appointed as the CEO of नीति आयोग? So what is the correct answer, students? Option B, Anurag Jain has been what appointed as the CEO of नीति आयोग, राइट। और इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे BVR सुब्रमण्यम जी, तो इन्होंने इनको सक्सीड किया है। सो दिस वाज अर्लियर, नाउ कौन है, अनुराग जैन है। तो ये आपने याद रखना है, द CEO ऑफ नीति आयोग, राइट। नीति आयोग के बारे में हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि नीति आयोग क्या है। बेसिकली दिस वाज फॉर्म्ड इन 2015 बाय रिप्लेसिंग द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल करके उसकी जगह पे एक न्यू बॉडी लेके आए गए फॉर दिस लाइक व्हाट फ्रेमिंग द पॉलिसीज फॉर द कंट्री। तो वो क्या है, नीति आयोग है, जिसको क्या है थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एंड क्या नीति आयोग किसी एक्ट के अंडर बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, तो याद रखना इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल, सो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ना ही इसके लिए कोई लॉ है, तो ये कोई स्टेचुटरी बॉडी भी नहीं है। इसको प्राइम मिनिस्टर के क्या है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया, तो दिस इज व्हाट एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से बनी है। सो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। देन ये भी याद रखना है दैट नीति आयोग को हेड कौन करता है, सो इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। एंड अभी हम किसके डिस्कस कर रहे थे कि नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो उनकी उस अपॉइंटमेंट के लिए पोस्ट हुई है, अपॉइंटमेंट किनकी हुई है, अनुराग जैन। तो ये सारी चीजें आपने डिस्कस जो हमने की है इनको याद रखना है, एवरी पॉइंट वाज इंपॉर्टेंट। सो ये लिखा भी हुआ है दैट इट वाज क्रिएटेड ऑन 1st of January 2015 रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। एंड इसका काम क्या है, टू एडवाइज द गवर्नमेंट, पॉलिसी लेवल की गाइडेंस देना गवर्नमेंट को एट इकोनॉमिक, सोशल एंड द टेक्नोलॉजिकल लेवल। सो एंड इट इज हेडेड बाय वूम, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर इज अ चेयरपर्सन एंड हु इज द वाइस चेयरपर्सन, इस टाइम पे वाइस चेयरपर्सन कौन है, अशोक लहरी जी। याद रखना ही इज वाइस चेयरपर्सन। एंड आज जो हम अपॉइंटमेंट की बात करें दैट इज ऑफ CEO ऑफ नीति आयोग। तो दोनों डिफरेंट है, दोनों को आपने मिक्स नहीं कर, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 6. So question number 6 is also appointment. So recently who has been given the additional charge of the chairman? So basically क्या, who has become the chairperson of IRCTC? तो IRCTC क्या है, इंडियन रेलवेज की है। एंड इसके क्या है, चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट हुई है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड, तो आंसर इज व्हाट, राहुल हिमालयन। He has been he has been given the additional charge of chairman and managing director CMD of IRCTC, right। and IRCTC क्या है, ये what is IRCTC? It is entrusted with what, just a second, just a second. Yes. So we were discussing about IRCTC. So what is IRCTC? IRCTC is basically is what, Indian Railways Catering and Transportation Corporation. तो ये क्या है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है,
दिस इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब एक सरकारी कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर एक सरकारी कंपनी है जिसका काम क्या है, इसका काम है जैसे आप यू वांट टू टिकट द रेलवे, रेलवे के टिकट्स बुक करते हो तो राइट, तो जो रेल के ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हैं वो व्हाट आर दे आर हैपनिंग थ्रू व्हाट, आईआरसीटीसी के थ्रू हो रहे ऑनलाइन टिकट्स। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द केटरिंग सर्विसेज इन द रेलवेज, राइट। सो ऑल दीज फंक्शन आर व्हाट केटर्ड बाय आईआरसीटीसी, जो एक पब्लिक सेक्टर, जो एक सरकारी कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, राइट। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन टिकटिंग एंड केटरिंग वगैरह का रेलवेज में, राइट। एंड इसके चेयरपर्सन चुने गए हैं राहुल हिमालयन, तो ये आपने याद रखना है। So let's move on to question number 7. So recently, President Draupadi Murmu, along with the President of North Macedonia, तो नॉर्थ मैसेडोनिया प्रेसिडेंट विजिट पे गए हुए हैं, वहां पे शी अनवेल्ड बस्ट ऑफ महात्मा गांधी। दे आर आस्किंग एट विच म्यूजियम, तो कौन से म्यूजियम में जाके उन्होंने क्या है महात्मा गांधी जी का बस्ट अनवील करा, कौन सी कंट्री में गए, तो याद रखना है, तो नॉर्थ मैसेडोनिया गए हैं। तो बेसिकली नॉर्थ मैसेडोनिया इज अ यूरोपियन कंट्री, दिस इज अ यूरोपियन नेशन, एंड इसकी कैपिटल सिटी जो है स्कॉपी। यहाँ पे जाके वहाँ पे एक म्यूजियम है बाय द नेम नेशनल म्यूजियम स्कॉपी, वहाँ पे शी हैज व्हाट अनवील्ड द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी, ये तो ये आपने याद रखना है। एंड दिस इज द कैपिटल ऑल्सो ऑफ द नॉर्थ मैसेडोनिया, राइट। Okay, so question number 8, it is from the environment sector. It is asking which village has become Tamil Nadu's first climate resilient village. तो कौन सा climate resilient village बन गया तमिलनाडु का फर्स्ट। तो एक प्रोग्राम वहां पे चल रहा है तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन, तो उसके अंडर क्या है विलेजेस को क्या है क्लाइमेट रिजिलियंट बनाया जा रहा है। तो उसमें कौन सा विलेज है जिसको ये हैज बिकम द फर्स्ट, तो आंसर इज व्हाट किलाई विलेज है वहां पे, विच हैज बिकम द इंडिया दिस तमिलनाडु's फर्स्ट क्लाइमेट रिजिलियंट विलेज। एंड क्या है इस क्लाइमेट रिजिलियंट विलेज का एजेंडा, तो इसका काम है फोकस करना कि वहाँ के इकोसिस्टम को जो अगर कोई खराब है तो उसको रिस्टोर करना, एनर्जी कौन सी यूज करनी, रीन्यूएबल एनर्जी पे जो है रिलाई करना, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, राइट, वो सब चीज़ों को ध्यान देना, और कम्युनिटी लेड क्लाइमेट एक्शन लेना। तो सारे जो लोग हैं गांव के मिलके वो इंश्योर करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो एक्शंस लेने की ज़रूरत है वो लिए जाए, राइट। सो दिस इज व्हाट इनिशिएटिव ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट, तो ये आपने याद रखना है। So next question is also related to Tamil Nadu. So it is saying that what is the new name of the Tamil Nadu's Chief Minister breakfast scheme? तो जैसे इंडिया लेवल पे क्या है मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम क्या है बेसिकली, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, इन गवर्नमेंट स्कूल्स क्या है बच्चों को फूड प्रोवाइड किया जाता है इन द लंच ब्रेक। तो वैसे ही ये तमिलनाडु में भी क्या है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम, तो उसका नाम चेंज किया, तो वो न्यू नेम यू हैव टू रिमेंबर, सो इट इज पी कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम, तो ये आपने याद रखना है। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ये तमिलनाडु के, उनके नाम के ऊपर क्या है दिस कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम, उनके नाम पे ये उन्होंने चेंज कर दिया, राइट। So he is also widely remembered for his contribution to school education and midday meal scheme in Tamil Nadu. तो midday meal को स्कीम को तमिलनाडु में अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या उनका काफ़ी योगदान है, इसीलिए उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए उनके नाम पे क्या है स्कीम का नाम चेंज करके रख दिया, फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम टू कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम, राइट। तो इसमें क्या है जो आपके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को क्या है न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है। Okay, let's move on to question number 10. So it is related to the space sector. So चाइना का क्या है ग्रेविटी 1 कैरियर रॉकेट, तो चाइना के रॉकेट का नाम क्या है ग्रेविटी 1 रॉकेट। इट हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड 9 सैटेलाइट्स
फ्रॉम विच लोकेशन, तो इसने 9 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन्होंने क्या है एक मैरीटाइम लॉन्च पैड से क्या है सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं. तो सी में क्या है एक प्लेटफॉर्म से इन्होंने ईस्ट चाइना सी में एक लॉन्च पैड लगा के वहां से जो है सक्सेसफुली सैटेलाइट्स लॉन्च करी है, लैंड से नहीं करी. तो याद रखना है ये जो लॉन्च पैड है लैंड में नहीं है, कहाँ पे है, इट इज इन सी. कौन सी सी में, ईस्ट चाइना सी में. तो इसीलिए जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. कौन सी रॉकेट है ये, ग्रेविटी 1 हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम अ मैरीटाइम लॉन्च पैड इन ईस्ट चाइना सी. तो याद रखना है ग्रेविटी 1 रॉकेट जो कि किसका है, बिलोंग्स टू चाइना. एंड ये क्या है, कहाँ से लॉन्च हुआ है, ये सी से लॉन्च हुआ है, लॉन्च्ड फ्रॉम सी. और ये लॉन्च पैड कहाँ पे था, ईस्ट चाइना सी में. तो ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, राइट. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. हमने जो इंडिया के इंपॉर्टेंट रॉकेट्स एक दो दिन पहले न्यूज में पढ़ रहे हैं, राइट. एक तो हम इंडिया का विक्रम 1 पढ़ रहे हैं, राइट. विक्रम 1 जो कि स्काई रूट एरोस्पेस का है, जो कि इंडिया का फर्स्ट क्या है, प्राइवेट सेक्टर रॉकेट टू लॉन्च सैटेलाइट्स, राइट. तो ये हमने डिस्कस किया था. ये इस साल का इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन अब इस न्यूज में हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटी 1 कैरियर जो कि किसका है, चाइना का. एंड ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसका लॉन्च पैड क्या है, इट वाज इन सी. सो कौन से सी में, ईस्ट चाइना सी में. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई दिस इज इन न्यूज. Okay, so let's move on to question number 11. Which Indian boxer assured country's first medal at the Commonwealth Games 2026 even before the opening ceremony? तो गेम्स शुरू होने से पहले ही क्या है, किस बॉक्सर ने एश्योर कर लिया कि एक मेडल तो इंडिया का आ ही रहा है, राइट. तो आपने याद रख लेना, लवलीना बोर्गोहेन क्या है. अभी गेम स्टार्ट, अभी उन्होंने किसी गेम में खेला भी नहीं था, बट क्या है फिर भी श्योर था कि मेडल तो आएगा ही. क्यों, बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स का फॉर्मेट ही ऐसे कि और इस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में क्या है वो लाइक गोइंग टू फाइट, तो उस कैटेगरी में ऑलरेडी 5 ही प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने वाले थे एंड शी वाज एट द टॉप. तो उस कॉन्टेक्ट से क्या है, तो उनको सीधा सेमीफाइनल्स में मूव कर दिया. दैट इज व्हाई इट इज एश्योर्ड कि ब्रॉन्ज तो आएगा ही. अगर वो अच्छा खेलेंगी तो क्या है सिल्वर और गोल्ड भी आ सकता है, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और लवलीना बोर्गोहेन के बारे में हमने एक और भी पॉइंट कल के एक एमसीक्यू सेशन में किया था. एंड व्हाट वाज दैट पॉइंट, दैट शी इज व्हाट द फ्लैग बेयरर आल्सो. तो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी में शी इज द फ्लैग बेयरर along with whom, along with मीराबाई चानू. तो ये हमने कल डिस्कस किया था, राइट. सो ये आपने याद रखना है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 12, what is the name of India's first comprehensive report on scientific mine closure and repurposing practices released by the Ministry of Coal? तो बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें क्या है वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करेंगे जब भी किसी कोल माइन को क्या है क्लोज करेंगे, राइट. एंड उसको किसी और पर्पस के लिए हम रीडेवलप करेंगे, तो उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन दे विल प्रेजेंट इन अ रिपोर्ट. तो वो पूछ रहा है उस रिपोर्ट का नाम क्या होगा. सो व्हाट वुड बी द रिपोर्ट, नेम ऑफ दैट रिपोर्ट, आरोहो. सो आरोहो इज व्हाट, एनुअल रिपोर्ट ऑन माइन क्लोजर, राइट. राइट. सो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं. सो इट इज सेइंग दैट आरोहो एनुअल रिपोर्ट ऑन माइन क्लोजर. तो ये क्या है, एक फर्स्ट टाइम इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बताई जाएगी ऑन माइन क्लोजर एंड रीपर्पसिंग प्रैक्टिसेस, राइट. तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसको पब्लिश करेगा, राइट. उसमें क्या है वो बिफोर एंड आफ्टर विजुअल्स दिखाएंगे, राइट. एंड पूरी डिटेल्स बताएंगे दैट हाउ दे आर गोना रीडेवलप दैट एरिया ऑल्सो, राइट. तो ये क्या है, इंडिया और जर्मनी का एक कंबाइंड कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है जिसके अंडर क्या है दिस
माइन क्लोजर को बाद में क्या है पोस्ट माइनिंग लैंड यूज पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा, राइट। एंड उसको कैसे डेवलप करना है वो सारा इज बीइंग गिवन इन दिस रिपोर्ट दैट इज नोन एज बाय द नेम ऑफ ROO. So annual report on mine closure. So I hope this is clear. So let's move on to the next question. So question number 13, it is saying that India has become the world's dash largest electrified network in terms of broad gauge electrification. तो electrification की अगर परसेंटेज देखें तो इंडिया में रेलवेज क्या है अप्रोक्सीमेटली 99% से ज्यादा क्या है इंडिया के रेलवेज इलेक्ट्रिफाइड है। और ऐसा करके इंडिया वर्ल्ड का क्या है सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क बन गया। एंड फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे इट इज स्विट्जरलैंड। तो ये याद रखना इंडिया का कौन सा रैंक आ गया, इंडिया हैज अचीव्ड रैंक 2, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर. So this is a great achievement for India in the railway sector. So we have become second largest electrified network. तो 99.6% exactly जो इंडिया क्या है रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है, राइट। एंड इंडिया का क्या विजन है टू बिकम व्हाट नेट जीरो कार्बन इमिटर बाय 2030, राइट। सो दिस इज द विजन। उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोडवेज हो रही दिस रेलवेज हो रही थी। Okay, let's move on to the question number 14. So it is saying that Mukhyamantri Yuva Sahayog platform launched by Rajasthan government primarily aims to connect youth with which of the following. So ये मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म है, ये किस गवर्नमेंट का है ये याद रखना है। एंड दिस इज ऑफ राजस्थान एंड कि ये क्या है यूथ के लिए है। एंड यूथ को आपने क्या है कनेक्ट करना है फॉर द स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए यूथ को मोटिवेट करने के लिए कि क्या है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, राइट। सो दिस प्लेटफॉर्म बेसिकली इंटीग्रेट स्पोर्ट्स skill development, employment opportunity and community engagement through a single digital portal, right? So क्या है इस पोर्टल के अंडर क्या है वेरियस कॉम्पिटिशन्स क्या है वार्ड लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, पंचायत लेवल पे, राइट। एंड विनर्स एडवांसिंग टू द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल। तो बाद में क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल तक क्या है बाद में उसके अंडर क्या है कॉम्पिटिशन्स होंगे। सो इससे क्या है यूथ में एक तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को प्रमोट किया जाएगा और दूसरी तरफ क्या है जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट भी होगी थ्रू दिस पोर्टल। तो ये आपने याद रखना राजस्थान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। So let's move on to the last question of the day. So it is saying that which state has approved a 10% reservation for Agniveers in direct recruitments to selected class 3 गवर्नमेंट पोस्ट। तो क्लास 3 गवर्नमेंट पोस्ट के लिए क्या है एक 10% रिजर्वेशन का कोटा होगा। ये कौन सी स्टेट ने क्या है ये कौन सी स्टेट का इनिशिएटिव है। सो दिस इज बेसिकली द इनिशिएटिव ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या है अग्निवीर के लिए 10% कोटा रखेगी इन दिस क्लास 3 गवर्नमेंट पोस्ट, राइट। तो जैसे पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन की ये जो पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट्स होती हैं, तो जब इनकी रिक्रूटमेंट्स आएगी तो 10% क्या है रिजर्वेशन कोटा किनके लिए होएगा एक्स सर्विस एक्स अग्निवीर के लिए, राइट। कल हमने यूनियन गवर्नमेंट का भी डिस्कस किया था दैट अगर असम राइफल्स में एज राइफल गार्ड, राइट, आपने क्या है जाना है तो यहाँ पे भी कुछ रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए बताई गई थी। आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितनी परसेंटेज ऑफ जो रिजर्वेशन कोटा है यहाँ पे असम राइफल्स में अगर एक एक्स अग्निवीर जाता तो उसके लिए कितने परसेंटेज क्या है रिजर्वेशन कोटा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और अभी हम स्टेट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट बन गया है जिसने क्या है 10% रिजर्वेशन कोटा रख लिया है एक्स अग्निवीर के लिए क्या है क्लास 3 गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। So I hope this is clear. So this is the overview of the class student. यहाँ से आप सारे questions revise कर सकते हो। So I hope you enjoyed the session. This was all from my side. Thank you so much students. And if you have any doubt, feel free to write us in the comment section. Thank you so much. If you like the video, please like and subscribe.